अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में काम करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक नया डाइटरी गाइडलाइंस जारी करके फिटनेस इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करने के लिए, और इसके पीछे बहुत रिसर्च मेंशन नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप काफ़ी दिनों से ले रहे हैं तो उसका असर आपकी हड्डियों और आपकी किडनी पर होगा। आज के इस एपिसोड में हम इसी डाइटरी गाइडलाइंस को, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए जारी किया गया है, गाइडलाइंस नंबर 8, उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है, किस तरह से हम अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या वो पॉसिबल है और क्या वाकई प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के कुछ नुकसान हो सकते हैं। जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। प्रोटीन क्या है? हमने बचपन में साइंस के बुक में पढ़ा है कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर सेल्स। हमारा जो शरीर बना है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है, और ये सेल को रिपेयर करने का काम प्रोटीन का है। अगर प्रोटीन में डेफिशिएंसी होगी तो सेल्स अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे, रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो डेटोरिएट होती चली जाएगी। हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पाते। अब प्रोटीन के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो इस डाइटरी गाइडलाइंस में मेंशन है उसके बारे में समझते हैं। प्रोटीन जो है वो 20 अमाइनो एसिड से बनता है, यानी कि 20 अमाइनो एसिड मिलके एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनाते हैं। उनमें से 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद से नहीं बना पाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब इन 9 अमाइनो एसिड्स में जो हमें बाहर से लेना पड़ता है उसमें से 4 ऐसे हैं जो वेजिटेरियन डाइट में या तो नहीं है या बहुत कम है। इसका मतलब कि वेजिटेरियन डाइट जब प्रोटीन की बात आती है तो क्वालिटी में लो है अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट से कंपेयर करेंगे तो। और ये भी यहां पे मेंशन है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट कैन प्रोवाइड क्वालिटी प्रोटीन। इसका मतलब कि वेजिटेरियंस के लिए गुड क्वालिटी प्रोटीन अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और उसके लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। स्पेशली ये पूरा डाइटरी गाइडलाइंस जो बनाया गया तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर कोई ओबीज है उस केस में अगर वो कम कैलोरी का इंटेक कर रहा है तो उस केस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो इस डाइटरी गाइडलाइन में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी आप नॉर्मल हैं, आपको कोई ओबेसिटी नहीं है, हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कितनी मुश्किल से पूरा करेंगे वो हम समझते हैं। अब देखते हैं कि इस डाइटरी गाइडलाइन में रिक्वायरमेंट कितनी मेंशन है, कि हमें कितना रिक्वायर्ड है। तो उसमें लिखा है 0.83 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि एक 65 साल के व्यक्ति को 54 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और इसको हम पूरा कैसे करेंगे? इसको हम पूरा करेंगे डेयरी प्रोडक्ट से, सीरियल्स और पल्सेस से। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि 4 अमाइनो एसिड्स जो प्लांट प्रोटीन में नहीं पाए जाते या कम पाए जाते हैं, तो उसको हम एक कॉम्बिनेशन से पूरा कर देते हैं कि दाल को चावल के साथ या दाल को रोटी के साथ जब खाएंगे तब वो प्रोटीन जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। इसका मतलब कि अगर पल्सेस और सीरियल्स का रेशियो निकालें तो 1:3। अगर हम दाल 35 ग्राम लेते हैं अनकुक्ड, तो सीरियल्स हमें 105 ग्राम लेना पड़ेगा। तो दाल 35 ग्राम बन के 100 ग्राम हो जाएगा और सीरियल्स 105 ग्राम बन के 350 ग्राम हो जाएगा। हम यहाँ पे चावल की बात कर रहे हैं कि अगर 105 ग्राम हम चावल लेते हैं तो 350 ग्राम वो बन के हो जाएगा। इसकी कैलोरी कितनी होगी? इसकी कैलोरी करीबन 550 कैलोरी होगी। अब 550 कैलोरी खाने के बाद हमें प्रोटीन कितना मिल रहा है? मात्र 8 ग्राम। अगर हम इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, अब चूंकि डेयरी प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन पे एसिडिटी, आईबीएस की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पे लेके चल रहे हैं कि अगर आप सब कुछ खाते हैं, एक वेजिटेरियन है और आप दूध दही सब कुछ खा रहे हैं, तो किस तरह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब हम पनीर का इंटेक करेंगे 100 ग्राम्स, तो हमें कैलोरी मिलेगी 250 और प्रोटीन मिलेगा 18। अगर हम मिल्क इंटेक कर रहे हैं तो 250 ml मिल्क
हमें कैलोरी देता है 125 और प्रोटीन मिलता है 10। यानी कि अगर हम पनीर, दूध, चावल, दाल मिला के अगर हम खा रहे हैं तो हमारा टोटल कैलोरी करीबन 850 हो रहा है, और इस टोटल कैलोरी में हमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो करीबन 36 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है। अगर यही हम वे प्रोटीन को इंक्लूड कर लेते तो मात्र 100 कैलोरी में हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता, जो एक बहुत इजी सोर्स होता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, स्पेशली जब हम वेजिटेरियंस की बात कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर ओबेसिटी की हम बात करेंगे तो यही 65 किलो पे हमारी रिक्वायरमेंट 54 ग्राम से बढ़ के करीबन 95-97 ग्राम प्रोटीन की हो जाएगी। वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि अगर एक पर्सन जो ओबीज है वो कैलोरी कम खा रहा होगा, और जैसे ही हम कैलोरी कम खाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है फैट लॉस करने का, तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि 1 ग्राम से सीधे 1.5 ग्राम्स 1.7 ग्राम्स तक हो जाता है। सो उस केस में हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा? अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो हम मसल लॉस करेंगे, क्योंकि मसल्स को सस्टेन करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इस डाइटरी गाइडलाइंस में क्या मेंशन है वे प्रोटीन को लेकर, कि किस चीज़ से बनता है और क्यों हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मेंशन है कि प्रोटीन पाउडर्स आर मेड फ्रॉम ईदर एग्स और डेयरी मिल्क और वे, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज़ और पनीर। जब आप दूध फाड़ते हैं तो जो पानी बचता है उसको हम वे बोलते हैं, और उसी से वे प्रोटीन बनता है। और प्लांट सोर्सेज जैसे सोयाबीन, पीज एंड राइस। तो अगर वे प्रोटीन का सोर्स ये नेचुरल फॉर्म में आ रहा है, इससे बनाया जाता है, तो लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो उसके लिए मेंशन है प्रोटीन पाउडर्स में ऑल्सो कंटेन एडेड शुगर्स, नॉन कैलोरी स्वीटनर्स, एडिटिव्स सच एज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, हेंस आर नॉट एडवाइजेबल टू बी कंज्यूम्ड। इसका मतलब कि हमें वे प्रोटीन इसलिए भी मना किया जा रहा है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर आज के लाइफस्टाइल में कॉमन पार्ट बन गया है। तो इसके ऊपर रिसर्च हुई कि एक व्यक्ति कितना आर्टिफिशियल स्वीटनर एक बार में ले सकता है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो आर्टिफिशियल स्वीटनर को लेकर है या एस्पार्टेम को लेकर है, वो है 50 mcg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 3500 mcg एस्पार्टेम अलाउड है पर डे, जो आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा। और ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये वेबसाइट पर है। और इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी लिस्टेड हैं जिसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, और उसका भी आरडीए है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। अगर आप उससे ऊपर लेंगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, और अगर आप उससे नीचे लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और क्या मेंशन है कि हमें वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए? तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मोर ओवर प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल डेंजर्स सच एज बोन मिनरल लॉस एंड किडनी डैमेज। यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके किडनी को और आपके बोन्स को इंपैक्ट कर सकता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे कोई भी रिसर्च मेंशन नहीं है। जब मैंने रिसर्च ढूंढा कि क्या वे प्रोटीन वाकई किडनी डैमेज करता है या लिवर डैमेज करता है, तो हमें उल्टा एक आर्टिकल मिला जो ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वे प्रोटीन सप्लीमेंट टू द एमटीएक्स ग्रुप significantly reversed the histopathological damage course of liver and kidney। यानी कि लिवर और किडनी के केसेस में वे प्रोटीन ने हेल्प किया है रिकवर करने में। और आज के डेट में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी वे प्रोटीन का यूज़ किया जा रहा है कैंसर के केसेस में और बहुत से ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस के केस में जहाँ पे मसल लॉस का खतरा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों बोन मिनरल डेंसिटी का लॉस होता है या किडनी डैमेज होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं लोग सेल्फ सप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, यानी कि बिना किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के एडवाइस से जितना मन उतना सप्लीमेंट वो ले लेते हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, जब भी आप प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे
और वो सिर्फ वे प्रोटीन से ज़रूरी नहीं है। आप अगर नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन भी हैं और आप बहुत अच्छा प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं बॉडी में, तो आपका जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट में बोन मिनरल डेंसिटी का लॉस होता है। इसका वे प्रोटीन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन केवल और केवल प्रोटीन के इनटेक से है, भले ही आप नेचुरल डाइट से खा रहे हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट एसिडिक होगा, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करने के लिए बॉडी आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालेगी, हड्डियां वीक होती चली जाएंगी। इसका क्या उपाय है? सबसे पहला कि आप सेल्फ सप्लीमेंट मत करिए, हमेशा किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी ऑथराइज सोर्स से समझ के प्रोटीन को अपने डाइट में मिलाइए। दूसरा, केवल प्रोटीन मत लीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 ग्राम की है और ये 100 ग्राम पूरा का पूरा सप्लीमेंट से लेंगे तो वो बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। कोशिश करिए कि इसमें जितना मैक्सिमम नेचुरल सोर्स से आ पाए नेचुरल सोर्स से आए, और बाकी का बचा हुआ सप्लीमेंट से आए। तीसरा, कि आप अपने डाइट में वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड जरूर करें। वाटर क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड एनवायरनमेंट को एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ करता है, क्योंकि वाटर का जो पीएच है वो न्यूट्रल है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अल्कलाइन होते हैं जो आपके ब्लड एनवायरनमेंट को अल्कलाइन करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले प्रोटीन सप्लीमेंट कितना लेना है इसके बारे में पता करना पड़ेगा। दूसरा, पानी का इंटेक अच्छे से रखना पड़ेगा। तीसरा, अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आपका ब्लड एनवायरनमेंट अल्कलाइन की तरफ रहे और आप हेल्दी रहें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आपको कभी भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों, वे प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि किस तरह से हम उसका इंटेक करते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ रेगुलेशंस, कि हमारे यहाँ जो कंपनियां वे प्रोटीन बना रही हैं उनके ऊपर कितनी ज़्यादा सख्ती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें तो हम कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे। बहुत से मेडिकेशन है जो हम कंजम्पशन करते हैं, हम सप्लीमेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं और कंजम्पशन कर रहे हैं और डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है ये हम पता नहीं कर सकते। ये पता करने का काम गवर्नमेंट का है, सरकार का है, संस्था का है, जो ऐसे कंपनियों को जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखे, और अगर उनके कार्यवाही में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई गई, उनके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा पाया गया जो रिकमेंडेड नहीं है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये डाइटरी गाइडलाइंस आए हैं, जो स्टेटमेंट बन गया है न्यूज़ में कि अवॉइड सप्लीमेंट, वे प्रोटीन सप्लीमेंट जो आपके किडनी और बोन्स के लिए घातक है, ये सही नहीं है। इसको कोई भी रिसर्च सपोर्ट नहीं करता, और ना हमारे पास कोई रिसर्च इस पूरे के पूरे गाइडलाइंस में मेंशन है। जो आर्टिकल्स हम मेंशन कर रहे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा था, और वो भी लिंक मेंशन है जिसके ऊपर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए घातक है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं उसके बारे में आपको पता रहे। किस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो कंपनी कितनी बड़ी है, उस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, इसका पता लगाना और इसके बारे में अवेयर होने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट खाना है और कौन सा मेडिकेशन खाना है। उस सप्लीमेंट और मेडिकेशन की क्वालिटी कैसी है इसको इंश्योर करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो वो भी कमेंट में पूछें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।